हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ कुड अर्थात कुड का प्रयोग। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? सर्वप्रथम पहचान जरूरी है। सर्वप्रथम पहचान जरूरी है। यदि आपने नहीं पहचाना तो बेकार है। यदि बिना पहचाने किसी से जैसे बोल देते हैं, है ना, और पता लगता है बाद में पछताना पड़ता है, अरे यार बेकार बोल दिया। तो बिना पहचाने किसी को मामा मौसी फूफा नहीं कहना है। ठीक उसी तरह बिना पहचाने हम कैसे समझेंगे कि कैन लगेगा कि कुड लगेगा या फिर और कोई शब्द का प्रयोग हो रहा। चलिए सबसे पहले, जिस वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे या फिर इसके अलावा सका, सके, सकी आदि जैसे शब्द आए अर्थात पास्ट टेंस में किसी कार्य को करने की क्षमता का भाव प्रदर्शित हो अर्थात प्रकट हो, तो ऐसे वाक्यों में कुड का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है पहचानना। जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक अनुवाद नहीं कर सकते हैं। भाई पहचानेंगे तभी तो करेंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले कुड का प्रयोग का हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं। तो हेडिंग करिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब साधारण, सेंटेंस आपको पता होगा वाक्य, है ना। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, पर उससे पहले हम यह समझेंगे कि इसका अनुवाद हम किस तरीके से लगाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वाक्य का, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कुड का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यदि मिले अन्य शब्द अर्थात अदर वर्ड तो आप उसको भी लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, कुछ लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर कुड है, पास्ट टेंस की बात की जा रही है। पास्ट टेंस में किसी कार्य को करने की क्षमता अर्थात एबिलिटी का भाव प्रदर्शित हो तो यहाँ पे कुड का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पास्ट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की, तो आपको बता दे कैन का पास्ट कुड ही होता है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कैन का प्रयोग, ठीक उसी तरह कुड का प्रयोग होता है। बस फर्क ये है कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहां भी होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां भी होगा। ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए वहां मैच खेल सकती थी, वह मैच खेल सकती थी। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है, सकती थी। देख रहे हो ना, सकती थी। अगर आए तो समझ लेना काहे के प्रयोग का वाक्य है, ये कुड के प्रयोग का वाक्य। किसका? कुड के प्रयोग का वाक्य। चलिए इसका हम अनुवाद लगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि सब्जेक्ट ये है कि ये है कि ये है कि ये है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो हम आपको बता दें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको अनुवाद यदि नहीं आता है तो आप पहचान याद रखिए, बाकी अनुवाद करना आपको मैं सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। वाक्य से ही पूछेंगे, वाक्य ही बताएगा कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, लेकिन पूछेंगे कैसे? चलिए समझते हैं। तो आपको बता दें, कोई भी वाक्य हो, यदि कौन या किसने लगा के पूछे, कौन या किसने लगा के पूछने पर वो वाक्य का सब्जेक्ट बताता है। क्या बताएगा? वाक्य का सब्जेक्ट बताएगा। और यदि आप क्या कर लगा के पूछते हैं तो वह वाक्य का वर्ब बताएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, वाक्य पे डिपेंड करता है कि वह कौन से फॉर्म में वर्ब होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या लगा के पूछेंगे तो वाक्य का ऑब्जेक्ट बताएगा। देखना, अब किसी से हम पूछने नहीं जाएंगे। अब देखिए इसी से पूछ कर लगाएंगे। ध्यान देना, इन तीनों बातों को याद रखना। ठीक है। अब देखिए इन्हीं का प्रयोग करके हम तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो
तो हम कौन सा शब्द का इस्तेमाल करके सब्जेक्ट पता करेंगे, कौन या किसने। तो यहाँ पे जो आप पहचान देख रहे हैं ना, उसी से पूछेंगे कि कौन। थोड़ा से वर्ब यहाँ पे कुछ शब्दों को पकड़ते हैं कि कौन खेल सकती है। देखो वाक से हम पूछ रहे हैं कि कौन खेल सकती, वाक बोल रहा, ध्यान से सुनिएगा, फिर से पूछिए, इससे पूछिए। देखिए कौन खेल सकती है, तो वाक देखो धीरे से बोल रहा, वाह वाह। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है, वाह है। सब्जेक्ट कौन है, वाह। देखो वाक बोला ना, अब आप हंस रहे हैं, वाक बोलता है। देखिए बिल्कुल जैसे बता रहा हूं, इससे पूछोगे तो वाक बोलेगा। तो इधर के कुछ शब्दों को पकड़िए और इसी से पूछिए, ठीक है। याद रखना, इससे मत पूछना, इससे इधर लास्ट में कुछ शब्दों को पकड़िए और उसी से पूछिए कौन खेल सकती है, वाक। इसका मतलब देखिए किस से पूछने गए, नहीं गए। देखो वाक बोला ना, बोला। तो इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा, वाह की। अब समस्या की वाह की दो मीनिंग, एक ही होती है एक सी। तो आपको बता दे, ही पुरुष लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और सी स्त्रीलिंग के लिए। तो यहां से देखिए सकती थी, इतना तो यार आप जानते ही हैं, सकता था सकती। अगर तुम मान लो बॉयज हो, अगर तुम में से कोई बॉय ये बोल दे, है ना, कोई लड़का ये बोल दे मैं किताब पढ़ सकती हूँ, तो मुझे कैसे लगेगा, एकदम बेकार ना। हाँ इस बात तो इतना तो आपको पता है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकती थी, सकते थे का ही अर्थ यहाँ पे कुड के रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हो गया, कुड। इतना लिखने के बाद अब आपको ध्यान देने का वर्ब कौन सा है, ये है कि ये है कि ये पता नहीं, है ना। तो जो लिख चुके हो, जिसकी मीनिंग यानी आज सब्जेक्ट को लिख चुके हो ना, इससे आप पूछेंगे कि वह क्या कर सकती है। देखो क्या कर लगा के पूछेंगे तो वर्ब, क्योंकि हमको वर्ब लिखना है इसलिए हमको क्या कर लगा। तो देखो वाक से ही पूछेंगे, यानी जो लिख चुके हो उससे पूछने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो इससे पूछेंगे वह क्या कर सकती है, तो ये वाक बोल रहा खेल सकती है। क्या कर सकती है, खेल सकती है। तो इसका मतलब खेल क्या है, एक चीज आपको बता दे, जो खेलना होता, पढ़ना होता, लिखना होता आदि जैसे जो भी वर्ब होते हैं ना, सकती सकते या जो भी आता है, या फिर कहने के प्रयोग में भी आपने देखा होगा, उसका ना कटा होता है। क्या होता है, ना नहीं लिखा जाता, ठीक है। अगर आप सोचे कि लिख कर थोड़ा चेक करें, वह मैच खेलना सकती, बड़ा अजीब लगेगा, ठीक है। तो याद रखना खेल का मतलब खेलना ही होगा, वर्ब। तो यहां पर खेलने की मीनिंग क्या हो जाएगी, प्ले, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूछो इन्हीं से जो लिख चुके हो, वह क्या खेल सकती है, वह क्या खेल सकती, क्या। तो यहां पे क्या खेल सकते, मैच। इसका मतलब मैच क्या है, मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे द मैच। एक चीज आपको बता दे, मैच इसलिए द का प्रयोग हुआ, अगर किसी खेल का नाम होगा क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तो यदि किसी खेल का नाम होगा तो वहां पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ में ये भी सीख के चलिए, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हें दो पेन खरीद सके, ऐसे आ गया तुम दो पेन खरीद सके। तो देखो सके आया तो हमने क्या बताया, सकता था, सकती थी, सकते थे के अलावा सका, सके, सकी भी आ सकता है आदि जैसे शब्द आए, तब भी वो कुड का प्रयोग वाला ही वाक्य होगा, अर्थात तब भी ऐसे वाक्यों में कुड का ही प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए अब हमने आपको अभी सिखाया ना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किस में भाई बता दो कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा, इसी से पूछो। लास्ट में कुछ शब्दों को पकड़ रहे, कौन खरीद सके, तुम, कौन खरीद सके, तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो इसका क्या हो जाएगा, यूं। अब यहाँ पे सकता, सकती जो भी होता है, या फिर सके, सका जो भी होता है, उसी की मीनिंग मान लीजिए कुड है, तो कुड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया। अब इनसे पूछो वर्ब, अगर आपको नहीं पता कि ये वाला वर्ब है कि ये वर्ब है, कौन सा वर्ब है, तो इसी से पूछो। तो तुम क्या कर सके, क्या कर, यानी वर्ब चाहिए तो क्या कर लगा, क्या कर सके, खरीद सके। तो मतलब खरीदना क्या हो गया, वर्ब है। तो यहाँ क्या हो गया, बाय। अब इन्हीं से फिर पूछेंगे क्या, तो तुम क्या खरीद सके, क्या। तो बोल रहा दो पेन। देखो वाक्य से ही हम पूछ रहे, किसी से पूछने गए,
किसी से पूछने गए? किसी से नहीं पूछने गए ना। तो वाक्य से पूछिएगा, वाक्य बोलता है, बात करिए, ये बात करता है। ठीक है, जैसे आप आंख बंद करके स्वप्न देखते, लगता है रियल कुछ देख रहे हैं, तो आप भी इसी तरह कल्पना करिए। आप कल्पना करिए कि वाक्य बोल सकता है, तो 100% आपको सुनाई देगा ये जो बोलेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या खरीद सके? 2 पेन। तो यहाँ क्या हो गया? 2 पेन। तो 2 पेन सही है। आपको बताए थे पिछले भी वीडियो में, हाई वाई के प्रयोग में भी आपको हमने बताया था, एक से अगर ज्यादा नाउन को दर्शाता तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है, समझ में आई बातें? मेरा कहने का मतलब यह है, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप इस तरीके से जो है, सबसे प्रथम आपके लिए जरूरी है कि पहचानिए वाक्य को। ठीक है, इसके बाद आपको अगर तब भी बिल्कुल नहीं समझ आता कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है, तो मैंने आपको ये 3 तरीके बताए, इसको आप प्रयोग करके पूछ सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा। जब आने लगेगा तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कुड का निगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुड, और निगेटिव में क्या होता है? कुड नॉट। जैसे आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कैन के प्रयोग में कैन नॉट, उसी तरह यहाँ भी कुड नॉट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब उसी तरह ही रहेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड मिले, ठीक है, पूरा उसी तरह से रहेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया है, मेरी माताजी खाना नहीं पका सकती थी, या फिर बोल दिया जाए कि मेरी माताजी खाना नहीं पका सकी। ठीक है, सकती थी आए चाहे सकी आए, बात वही है। चलिए इसका हम अनुवाद करते हैं। तो हम अभी आपको बताएं, जस्ट ठीक इसके पहले अफर्मेटिव जैसे भी पढ़ा रहे थे ना, अभी जस्ट बताया आपको कि क्या करना है आपको। तो यहाँ पे बोलिए, अब आप इतना तो सीख ही गए होंगे। बोलो सब्जेक्ट क्या है? कौन पका सकती है? थोड़ा सा इसको साइलेंट करके देखिए। कौन पका सकती है? मेरी माताजी, है ना। पूछने के लिए आपको थोड़ा सा इसको हटा के पूछेंगे ज्यादा बेहतर। जैसे मान लो कौन नहीं पका सकती है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो मेरी माताजी पूरा ये आपका सब्जेक्ट है। मेरी माताजी पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जगह क्या रहेगा? मेरी। तो मेरी का यहाँ पे आई मत लिख देना कि नहीं तो हाय भाई में सर जी ने पढ़ाया था, आई बता था आपको, हमने वहां भी बताया ये सिंगल होगा तभी होगा। ठीक है, हाय भाई में ऐसा हमने बताया था, लेकिन कोई नाउन है तब यहाँ पे मेरी का, ठीक है, माई हो जाएगा। ठीक है, हमारी का आवर जो भी है, तुम्हारे का योर, है ना, उसके का हिज, हर, ठीक है, उनके का दियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई मदर। अब यहाँ पे जी का मीनिंग मत लिखना कि माई मदर जी, वो थोड़ा सम्मान के लिए बोल देगी मेरी माता जी, मेरे पिताजी, है ना, ऐसे बोल दिया जाता है। तो माई मदर सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आप लगाएंगे? कुड। नहीं शब्द है, तो इसका रूल ही बता दें आपको क्या होता है। यदि कुड के प्रयोग के वाले वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाएगा तो हम कुड के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कुड के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो माई मदर कुड नॉट है। अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इसी से पूछ लीजिए। तो मेरी माता जी क्या नहीं कर सकती? पका नहीं सकती, पका, है ना। तो पका मतलब पकाना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कुक। क्या हो जाएगा? कुक। और इसी से पूछ लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ है। अगर तमाम हैं भ्रमित हो तो पूछो इसी से, मेरी माता जी क्या नहीं पका सकती? खाना। समझ में आई बात है? इसी तरह पूछ के पढ़ना है, जब तक नहीं आए तब तक आप इसी तरह। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फूड। अब यहाँ पे आपको बता दे, द फूड नहीं करा, जो भी खाद्य पेय पदार्थ वाली चीजें होंगी उसमें हम द का प्रयोग नहीं करते। हाँ, उसकी विशेषता बताई जाएगी। हाँ, कौन वाली? चाहे काली वाली, दूध वाली, मलाई वाली, हाँ, तब वो बात दूसरी है, तब वहां पे आप लगा सकते हैं। बाकी ऐसे कोई खाद्य पदार्थ पे पदार्थ बहुवचन, सॉरी, न तो उसको बहुवचन करोगे और न तो यहाँ पे आर्टिकल लगाओगे। ठीक है, द फूड। अदर वर्ड के रूप में कुछ है क्या? देख लीजिए, कुछ नहीं नजर आ रहा, नहीं है तो यहां अपना नाम मत लिख देना। क्लियर?
चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए वह लड़का सड़क पर नहीं दौड़ सका। वह लड़का सड़क पर नहीं दौड़ सका, तो यहाँ क्या लिखे? वह, है ना। तो कौन नहीं दौड़ सका? वह। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वह की मीनिंग क्या हो जाएगी? ही। सका है मतलब ही है। तो अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो गलत, पूरी तरह से स्पष्ट पूछो। हमने कहा पूछने का तरीका जब बताया तो क्यों नहीं पूछते हो? पूछे तो कौन लगा के पूछो, सब्जेक्ट चाहिए, ध्यान से देखना। कौन नहीं दौड़ सका, तो वाक्य देखो पूरा बताएगा, वह लड़का। इसका मतलब ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। तो कभी कभी ये यदि ऐसे आपको मिल जाता तो आप अक्सर गलतियां करते हैं, यहाँ पे ही ऐसी लगा कर और ही बॉय सी बॉय जो भी है उधर कर देते, नहीं समझ पाते। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, पूछ कर पढ़, इसी से पूछो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है ना। इसी से पूछो तो समझ में आई बातें। तो कौन नहीं दौड़ सका? वह लड़का। वाक्य पढ़िए, वह लड़का सड़क पर नहीं दौड़ सका। कौन नहीं दौड़ सका? वह लड़का। इसका मतलब पूरा सब्जेक्ट है। ध्यान देना, जब वह के साथ वहाँ अकेला होगा तो वहां पे हम इसके अनुसार, है ना, जेंडर के अनुसार ही या सी लिखते हैं। लेकिन यदि इसके बाद कोई नाउन दे दे तो याद रखना वहाँ की मीनिंग ही और सी नहीं लिखना। यहाँ पे क्या लिखना है? दैट। क्या लिखना है? दैट। इस बात को भी जान लीजिए, ठीक है। अक्सर गलतियां कर देते हैं बच्चे। तो दैट बॉय क्या हो जाएगा? दैट बॉय। पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट जगह पे। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको कुड लगाना ही है। और कुड के प्रयोग का वाक्य यदि निगेटिव है यानी नहीं शब्द है तो उसके बाद हम क्या कर देंगे? यानी कुड के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। बस इतना ही काम करना है, बाकी सेम उसी तरह जैसे अफर्मेटिव में भी जस्ट आपने सीखा। इसके बाद वर्ब देखिए, वर्ब नहीं समझ अभी इससे पूछो जो लिख गया। वह लड़का क्या नहीं कर सकता? दौड़ नहीं सकता, है ना। क्या नहीं कर सका? दौड़ नहीं सका। तो इसका मतलब दौड़ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रन। अब इसी से पूछिए, वह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है? पता नहीं, पूछेंगे तब तो पता चलेगा ना। वह लड़का क्या नहीं दौड़ सका? क्या नहीं दौड़ सका। देखो पूछने का हमारा तो काम है पूछना। अगर बोलेगा तो ठीक, नहीं बोलेगा तो आगे बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे कोई भिखारी अगर आया दरवाजे चिल्लाता है ना, फकीर आता है, भाई चिल्लाया और उसके बाद कोई निकला, दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो जो दिया ठीक है, नहीं दिया फिर भी ठीक है, आगे बढ़ जाता है ना। बोलते हैं ना, जो दे भला उसका भी और जो ना दे उसका भी भला। तो ठीक है, यहाँ पे बात कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट है तब भी सही है, नहीं ऑब्जेक्ट है तब भी सही है ना। लेकिन है तो लिखो जरूर, नहीं है तो मत लिखो। तो चलो इसी से पूछते हैं। तो वह लड़का क्या, देखिए ध्यान देना, वह लड़का क्या नहीं दौड़ सका। तो वह नहीं बोलता, शांत है एकदम। वह बोल रहा है का? शांत है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। अदर वर्ड के रूप में देखिए, कहाँ नहीं दौड़ सका? सड़क पर। तो कहाँ की कैसे जो भी है वो अदर वर्ड के रूप में इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्थान है यहाँ पे सड़क पर, तो ऑन द रोड। अब ऑन द रोड ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। हाँ, अदर वर्ड के रूप में ये प्लेस की तरह लिखा है, ठीक है, यानी एक स्थान है ऑन द रोड। तो बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? समस्या तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कुड के प्रयोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है में सबसे पहले पढ़ेंगे यस या नो टाइप क्वेश्चन। तो चलिए यस या नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? कुड होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद यदि मिलता है तो अदर वर्ड लिख लेना, ठीक है। नहीं मिलता तो अपना नाम मत लिख देना। ये अदर वर्ड तो कहा गया, आप कैसे पाए लिख दो अपने नाम, है ना। वाक्य में होगा तभी लिखना। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया है, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ सके। भाई पहचान तो वही है, कुड का ही प्रयोग है ना। तो अब ध्यान देना, यस या नो टाइप क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो यस या नो टाइप क्वेश्चन का जो हिंदी वाक्य होता है वो क्या से शुरू होता है? किससे शुरू होता है? क्या शब्द से शुरू होता है?
यदि क्या शब्द से, कुड के प्रयोग का वाक्य यदि क्या शब्द से शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी न लिखकर, जबकि क्या की अंग्रेजी भाट होती है, लेकिन क्या की अंग्रेजी न लिखकर इसके स्थान पर कुड का प्रयोग करते हुए अनुवाद कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके स्थान पर हमको क्या करना है, कुड, क्या प्रयोग करना है, कुड। कुड का प्रयोग कर दिया। अब इसको हाइड करके पूछो सब्जेक्ट कौन है, कौन पढ़ सके, तुम, मतलब सब्जेक्ट कौन है, यू। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे, अफर्मेटिव निगेटिव में इतना आपको समझाया है ना। अब इसमें क्या आप अपने से भी लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यू, फिर तुम क्या कर सके, पढ़ सके, तो पढ़ना की मीनिंग क्या हो जाएगी, वर्ब की जगह पे लिखी जाएगी तो रीड। अब क्या पढ़ सके, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है ना, ये विषय का नाम इसलिए इसका पहला अक्षर कैपिटल में रहेगा, इंग्लिश। अदर वर्ड के रूप में कुछ नहीं दिया, वाक्य में नहीं मिल रहा तो अपना नाम मत लिखना, नहीं पता लगे सर बोले हैं अदर वर्ड का रहेगा, का रहेगा, लिख दो अपना नाम। ठीक है, लेकिन याद रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लास्ट में जो हिंदी में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा WH टाइप है, दूसरा WH टाइप क्वेश्चन। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले समझते हैं। तो इसमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, यानी दो संरचना सूत्र देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर इसके बाद कुड का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट तक, इसके बाद अदर वर्ड आता है, ठीक नहीं आता तब भी कोई बात नहीं। तो इसका ये स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए वह कल कहाँ जा सकता था, वह कल कहाँ जा सकता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो इसका रूल ये होता है कि कुड के प्रयोग वाले वाक्यों में यदि कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुड का प्रयोग करते हुए यस या नो टाइप की तरह अनुवाद कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढते हैं। ये है कि ये क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, कौन जा सकता है, वह क्या कर सकता है, जा सकता है, क्या जा सकता है पता ही नहीं। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। तो कहाँ की मीनिंग क्या होती है, वेयर, वेयर के बाद हम क्या लिखेंगे, कुड। ठीक है, इसके बाद हम सब्जेक्ट देंगे, कौन जा सकता था, वहां, देखो वहां अकेला आया है तो इसका मतलब यहाँ पे ही यस ही होगा, तो हम जेंडर समझते हो, यहाँ पे देखिए सकता, सकती, सकते से हम समझेंगे इसका जेंडर, तो यहाँ पे पुरुष लेंगे, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ही। तो वेयर कुड ही। अब इसके बाद वह क्या कर सकता है, जा सकता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा गो। क्या जा सकता है, ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या जा सकता था, अगर ना है तो ऐसे भी पूछ सकते, जैसे हम अक्सर पूछ लेते हैं क्या जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, पूछने के लिए किसी भी तरह पूछ सकते, किसी भी टेंस में, जैसे आपको असुविधा लगे। ठीक है, जैसे भी आपको उचित लगे, लेकिन याद रहे जो जिस का प्रयोग होगा, जिस टेंस में होगा उसी तरह हम करेंगे। तो वह क्या जा सकता था, नहीं है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड के रूप में। या देखिए कल का मीनिंग क्या होती है, तो कल की मीनिंग दो होती है, बीते हुए कल की मीनिंग यस्टरडे, आने वाले कल की मीनिंग टुमारो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट है इसलिए क्या हो जाएगा, यस्टरडे, है ना, यस्टरडे। समझ में आई बातें। चलिए इसका दूसरा स्ट्रक्चर समझते हैं। दूसरा इसका स्ट्रक्चर यह है कि यदि कुड के प्रयोग वाले वाक्यों में कौन प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो उसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम हु लिखते हैं, हु के बाद यहाँ पर हम कुड का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, या फिर इसके बाद अदर वर्ड मिले। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान देना है, जब भी कुड के प्रयोग में कौन प्रश्नवाचक शब्द आपको देखने को मिले तो कौन प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी
हम किसकी जगह पे लिखेंगे? सब्जेक्ट की जगह पे, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह अनुवाद कर देते हैं। याद रहे वो प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन ये इस तरीके से, अर्थात इस तरीके से अनुवाद नहीं लगेगा। ठीक है तो प्रश्नवाचक शब्द है, पूरा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होगा, लेकिन जब भी हु आएगा, यार सॉरी, जब भी कौन प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी सदैव सब्जेक्ट की ही जगह पर लिखी जाती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, तुम्हें पैसे कौन दे सकता था या कौन दे सका। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप, कौन प्रश्नवाचक शब्द आया ना, तो इसकी अंग्रेजी हम क्वेश्चन वर्ड की जगह पे नहीं लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। किसकी जगह पे लिखेंगे? सब्जेक्ट के जगह पे। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखिए। और एक चीज आपको बता दें, जिस वाक्य में कौन प्रश्नवाचक शब्द आता है, उस वाक्य में यदि शुरू में तुम्हें लग रहा है कि जो तुम्हें, हमें, उसे, उन्हें, जो भी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि यही सब्जेक्ट होगा, तो वो आप गलत फहमी में फिर हैं, है ना, क्योंकि कौन प्रश्नवाचक शब्द जिस वाक्य में आता है शुरू में आपको जो सब्जेक्ट की तरह दिखने वाले हो तो वो सब्जेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये खुद क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुड का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर सकता था? दे सकता था। तो देने की मीनिंग क्या हो जाएगी? गिव। क्या दे सकता था? पैसे। किसको दे सकता था? तुम्हें। तो आपको बता दें, इन दोनों को आप क्या कर लेंगे, दोनों को हूबहू यहाँ पर ले जाके, देखिए यहाँ पे एक इनडायरेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप हूबहू इसको, जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को ऐसे अगर आप लिखते हैं यू, और पैसे का हो जाएगा मनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसकी अंग्रेजी लिखिए, फिर वर्ब लिखिए, उस हेल्पिंग वर्ब लिखिए, इसके बाद वर्ब लिखिए, इसके बाद जो भी आपको एक शब्द या दो शब्द या जो भी मिले ऑब्जेक्ट, उसको आप उठाकर सीधा हूबहू ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी बाय द वे आपसे ऐसी गलती हो जाए, जैसे आप इतनी दूर कर लिए, बेहतर एकदम कि आपने इसकी अंग्रेजी लिखा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुड का प्रयोग किया, वर्ब दे सकता है को यहाँ पे लिखा है आपने, है ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए कि जैसे हमने आपको बताया उसी तरह आपने पूछा, है ना, कि यहाँ पे देखिए हो, फिर यहाँ पे कोड गिव, फिर हमने पूछा कि क्या दे सकता था, क्या, तो आपके माइंड में ये पहले आएगी पैसे। मान लीजिए आप यहाँ पे लिख लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए हैं आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गलत कब कर दोगे? जब नहीं जानते रहोगे तब। तो बता रहे हैं, मान लीजिए अगर आप इनडायरेक्ट वाले को ना करके आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को लिख लेते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं आपको बता चुके हैं, इसके पहले भी आपको, है ना, जो भी ही, आई, यू, वी, ही, सी, इट का जो भी आप देखते होंगे ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई का मी, है ना, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस वाले जो होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए आप इससे पहले आप लिख लेते हैं और इसको इधर लिखते हैं, तो यहाँ पे याद रखना टू लगा के लिखते हैं, प्रीपोजिशन टू लगा के लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अर्थात अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट जगह पे इसको, दोनों ऑब्जेक्ट को सीधा सीधा रखेंगे, कुछ नहीं करना, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे पलट के, तो याद रहे कि यहाँ पर जो यू होगा, मी होगा, अस होगा, जो भी इसके ना, हमें, तुम्हें, उसे, उन्हें की मीनिंग होगी, उसमें टू लगा के लिखेंगे। क्लियर? चलिए इसके कुछ यूज ऑफ कुड के कुछ और उदाहरण समझते हैं। यदि वर्तमान काल में विनम्र निवेदन अर्थात पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टेंस का भाव प्रकट हो अर्थात प्रदर्शित हो, तो कैन का प्रयोग ना करके ऐसे वाक्यों में कुड का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है। ठीक है, यदि वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में सकता है, सकते हैं होता है, तो वहां पर आपने कैन का प्रयोग पढ़ा होता है ना, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन न हो, ये बातें आप याद रखना। ठीक है, इसे नोट के रूप में आप लिख भी सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि विनम्र निवेदन का जब भाव प्रदर्शित होगा तो हम कैन का प्रयोग न करके कुड का प्रयोग करेंगे, बट इसका स्ट्रक्चर, संरचना, सूत्र कैसे होगा, किस तरीके से करेंगे, तो हम आपको थोड़ा से बता देते हैं इसका सूत्र कैसे होगा। सर्वप्रथम
और जो सूत्र होगा वो यस या नो टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन की तरह होगा, पर थोड़ा से परिवर्तन है। कैसे? सबसे पहले होगा कुड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद प्लीज होगा, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद अदर वर्ड होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही लगा रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही लगा रहेगा। अथवा ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, कुड सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, फिर इसके बाद लास्ट में आप प्लीज का यानी प्लीज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको इस तरीके से भी वाक्य देखने को मिल सकता है यदि कहीं इंग्लिश में लिखा होगा तो। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा से कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? देखिए ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ा से आप ध्यान देंगे, ये यस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप की तरह लग रहा है देखने में, है ना? कैसे लग रहा है? क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? तो यहाँ पे किसी कार्य को करने की क्षमता यानी एबिलिटी नहीं प्रदर्शित की जा रही इसमें, बल्कि यहाँ पे विनम्र निवेदन किया जा रहा है, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? जैसे आप अक्सर करते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए किसी से कोई चीज अगर लेना हो, है ना, जैसे मान लीजिए 10 रुपये किसी से हमको मांगना ही है, तो हम कैसे मांगेंगे? 10 रुपया निकाल, तो क्या विनम्र निवेदन है का ना? ये नहीं, कैसे मांगेंगे? एकदम बिल्कुल विनम्रता से, अर्थात अपनी भाषा में से ये 10 रुपया हुई का, है ना? इसका मतलब यह है कि क्या आप मुझे 10 रुपये दे सकते हैं? तो देखो यहाँ पे बिल्कुल विनम्रता, नहीं देने का मन होगा तब भी वो कहेगा ले लो, है ना? तो इस तरीके से जो है आप ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई एबिलिटी मतलब क्षमता सामर्थ्य नहीं प्रकट की जा रही, बल्कि विनम्र निवेदन। और एक चीज बता दे प्रेजेंट में, तो ध्यान देना, आपको बताया क्या गया, यदि वर्तमान काल में विनम्र निवेदन का भाव प्रदर्शित होगा तो सकते हैं लिखा है, लेकिन याद रहे यहाँ कैन का प्रयोग नहीं होगा। काहे का प्रयोग करेंगे? कुड का। तो अनुवाद किस तरीके से होगा? कुड सब्जेक्ट, देखिए कौन? आप। किसे बता सकते की बात हो रही? किसे? आप यानी यू। अब यू के बाद यहाँ पे आप प्लीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लीज। फिर इसके बाद क्या कर सकते हो? बताना, तो टेल। किसको? मुझे, मी। क्या? अदर वर्ड के रूप में, अर्थात यहां पर दिया है टाइम। क्या हो जाएगा? टाइम, द टाइम। देख रहे हैं? लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। अथवा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अथवा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? कुड सब्जेक्ट आपका यू हो गया, क्योंकि आप, है ना, बता सकते हैं। कौन बता सकता है? आप, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब क्या कर सकते? बता सकते हो, टेल। किसको? मुझे। क्या? टाइम, द टाइम। क्या हो जाएगा? द टाइम। अब यहां पे लास्ट में भी आप प्लीज लिख सकते हैं। याद रहे कि या तो आप लास्ट में प्लीज लिखिए या तो सब्जेक्ट के बाद प्लीज लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे इंट्रोगेटिव का यस या नो टाइप की ही तरह वाक्य आपको मिलेगा, लेकिन सकते थे, सकते हैं, सकते थे, सकती थी नहीं रहेगा। यहां क्या रहेगा? सकते हैं, सकती हैं, है ना? तो ये क्या दर्शाता है? प्रेजेंट है। और यहां से जो यहां आप देख रहे हैं ना, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, ये पूरा वाक्य का भाव ये है कि यहाँ पे विनम्र निवेदन किया जा रहा है। जब विनम्र निवेदन किया जाएगा तो याद रखना वहां पर कैन के प्रयोग मत कर देना, तब कुड का ही प्रयोग होगा। वाक्य भले ही प्रेजेंट को दर्शाता हो, लेकिन इसका भाव क्या है? विनम्र निवेदन। यहाँ पे कॉमा कर देंगे, ठीक है? अथवा आपको बता दें, इसके अलावा भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कुड यू टेल
मी द टाइम। मतलब प्लीज शब्द का प्रयोग नहीं भी करेंगे तब भी ये विनम्र निवेदन का ही वाक्य माना जाएगा। लेकिन बताने के लिए हमने आपको बता तो दिया है, लेकिन याद रखना ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये तो एक जानकारी के लिए आपको बता देगा। बाय द वे कभी प्लीज अगर भूल जाते तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन याद रखना या तो सब्जेक्ट बाद प्लीज करेंगे या तो वाक्य लास्ट में, लेकिन वाक्य लास्ट में होगा तो कॉमा का प्रयोग जरूर रहेगा, ठीक है।